तो कहानी की शुरुआत एक सर्कस को दिखाने से होती है, जहां कई सारे अलग अलग जानवर थे। इसी दौरान वहां पर एक ट्रक आती है जिसमें एक कार्गो मौजूद था, और ट्रक ड्राइवर इसी कार्गो की डिलीवरी देने के लिए यहां आया हुआ था। इसलिए वह इस सर्कस के ओनर यानी कि मालिक को ढूंढ रहा होता है। उसे ढूंढते हुए वो ड्राइवर एक टेलर के पास आता है, जिसके अंदर हम यंका नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपना वजन चेक करने के बाद उसे नोट करती है। इसके बाद जब वह कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां से वह ड्राइवर यंका को देख रहा था। इसी बीच हम इस सर्कस के मालिक लेमन को टेलर के अंदर से निकलते हुए देखते हैं, और यहां ड्राइवर को पता लगता है कि यंका लेमन की पत्नी है, क्योंकि लेमन टेलर के अंदर झांकने के लिए ड्राइवर पर काफी गुस्सा होता है। पर तभी इन दोनों का ही ध्यान सर्कस के जानवरों पर जाता है, क्योंकि वो इस कार्गो के आने के बाद से ही काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। ये देख लेमन ड्राइवर से सवाल करता है कि इस कार्गो के अंदर क्या है, जिसके जवाब में ड्राइवर बोलता है कि इसके अंदर एक टाइगर है, और इसी की डिलीवरी देने के लिए ही तो मैं यहां पर आया हूं। उस टाइगर को सर्कस में काम करने वाले सभी लोग बड़ी ही मुश्किलों के साथ दूसरे केज में डाल पाते हैं, क्योंकि टाइगर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। यहां शोर सुनकर याका भी उस टाइगर को देखने के लिए आती है, जिस दौरान लेमन सभी को अपने काम पर वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इस टाइगर को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो वह जल्दी ही शांत हो जाएगा। इसी बीच मौका पाकर ड्राइवर याका से अपने किए के लिए माफी मांगता है, और इसके बाद वह याका से रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता है, जो सब वहां खड़ा लेमन देख रहा था। हालांकि यंका उस ड्राइवर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। जिसके बाद सीन यहां से शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि एक ट्रेनर 3 टाइगर्स को ट्रेनिंग दे रहा था कि तभी वहां लेमन आता है, और उसके कुछ ही देर बाद वहां यंका भी आती है, जिसे लेमन देर से आने के लिए बहुत ही बुरी तरह डांटता है, और गुस्से में वह यंका को अंदर धक्का दे देता है, क्योंकि वो भी यहां एक ट्रेनर थी, जहां पहले सब कुछ सही चल रहा होता है। पर अचानक से टाइगर्स को ना जाने क्या हो जाता है, वो काफी अजीब बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, और उनमें से एक टाइगर यंका पर हमला कर देता है, जिससे वह बच तो जाती है, मगर वह काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए याका वहां से बाहर भाग जाती है। और याका को अकेले जाता देख वो टाइगर की डिलीवरी देने आया। ड्राइवर भी उसके पीछे जाता है, जहां दोनों साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं। यहां यंका ड्राइवर के साथ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लेमन से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन अभी तो उसके लिए यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगले ही पल लेमन वहां भी आ जाता है, जिसके आने से पहले ही ड्राइवर वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन यंका की हालत देखकर लेमन को यह समझ आ जाता है कि यंका किसी और के साथ थी, इसलिए लेमन यंका को काफी मारता है। और जब रात में यंका रोते हुए सो गई होती है, तभी वहां कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनते ही रात में काम कर रहा लेमन जब बाहर आकर देखता है तो उसे वहां वही ट्रेनर दिखाई देता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में टाइगर्स को ट्रेन करते हुए देखा था। वो लेमन को बताता है कि आज सुबह जो टाइगर यहां लाया गया था, उसे न जाने क्या हुआ कि उसके अंदर से एक अजीब सी जिंदा चीज उसके शरीर को ब्लास्ट करके बाहर निकली, और साथ ही वो जो भी कुछ था वह जिंदा था, मतलब कि वह चल रहा था। यहां टाइगर की शरीर के चीथड़ देखकर लेमन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वह सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों से उस क्रीचर को ढूंढने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर टेलर के अंदर चला जाता है, जहां इन सब बातों से अनजान यंका सो रही होती है, और इस बात का फायदा उठाकर वो क्रीचर यंका के शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस दौरान लेमन देखता है कि एक कुत्ता लगातार टेलर की तरफ देखते हुए भौंक रहा था, इसलिए वह जाकर टेलर के अंदर झांक कर देखता है, जहां यंका आराम से सो रही होती है। अगली सुबह जब यंका की आंख खुलती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, क्योंकि उसे काफी ज्यादा उल्टियां हो रही थीं। और जब हमेशा की तरह याका अपना वजन चेक करती है तो वह देखती है कि उसका वजन रातों रात 100 पाउंड्स बढ़ गया है। इसलिए यंका तुरंत हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है, जहां उसे पता लगता है कि वह बहुत जल्दी मां बनने वाली है, मतलब कि वह प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल से याका वापस सर्कस आ जाती है, जहां वह अपने पति को सर्कस के एक वर्कर से लड़ते हुए देखती है, और लेमन के इस बर्ताव की वजह से याका को लगता है कि वह एक अच्छा पिता कभी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए यंका अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए वहां से दूसरे शहर भाग जाती है। हालांकि कुछ दिनों बाद लेमन आखिरकार उस टैक्सी ड्राइवर को खोज निकालता है, जिसने यंका को आखिरी बार देखा था। वो टैक्सी ड्राइवर लेमन से बताता है कि मैंने उस लड़की को कुछ दिन पहले एक अपार्टमेंट के पास छोड़ा था। इसके आगे वह बताता है कि यंका काफी अजीब लड़की थी, क्योंकि जब तक वो टैक्सी में बैठी थी उस पूरे समय भी वह अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर लेमन को यंका के घर के पास छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद लेमन यंका से मिलकर उससे अपने किए की माफी मांगता है, और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलकर पहले की तरह रहो। पर इसी दौरान हम यंका के हाथ में एक चाकू देखते हैं, जिससे वह तुरंत लेमन को मार देती है। इसी दौरान यंका के अंदर से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे लेमन को मार देने के लिए कह रही थी, लेकिन यंका चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती। इसी बीच लेमन यंका को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत वहां से दूर भाग जाती है, और लेमन जल्दी ही मर जाता है। यहां यंका को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, और वह उससे कह रही थी कि उसे भूख लगी है। यहां उस आवाज का कहना था कि यंका जाकर लेमन का खून पिए, क्योंकि इसी से उसका पेट भरेगा। जिस बात से हम समझ पाते हैं कि यह वही क्रीचर है जो यंका के शरीर के अंदर उस रात चला गया था, और यह यंका को लोगों को मारने के लिए इसलिए मजबूर कर रहा था ताकि वो जल्दी से बड़ा हो सके। दरअसल ये एक ऐसा क्रीचर है जो कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि इसे काफी लंबे समय से एक परफेक्ट होस्ट की तलाश थी, जिसके अंदर रहकर ये खुद को बड़ा कर पाए।
और इसने उस रात टाइगर के शरीर से निकलकर यंका को ही अपना होस्ट बना लिया। तब से वो जो भी कर रही है वो इस क्रीचर के कहने पर कर रही है, क्योंकि यहां भी जैसे सुबह होती है ये क्रीचर यंका को आखिर लेमन की बॉडी से खून पीने के लिए मजबूर कर ही देता है। इसके कुछ देर बाद यंका को वहां कुछ शोर सुनाई देता है और वह क्रीचर यंका से बोलता है कि हमारा यहां रुकना सही नहीं है, जिस पर यंका उसकी बात मानते हुए वहां से बाहर आ जाती है, जहां उसे सड़क पर एक भिखारी सोते हुए दिखता है, जिसे देखते ही वह क्रीचर यंका से उसे मार देने के लिए बोलता है ताकि उसे ताज़ा खून पीने के लिए मिल सके। लेकिन इस बार यंका खुद पर काबू करते हुए उस भिखारी को नहीं मारता और अपने अंदर के क्रीचर को खत्म करने के लिए यंका जाकर पानी में कूद जाती है, जिस कारण क्रीचर उससे विनती करने लगता है कि वह ऐसा न करे, क्योंकि ऐसा करने से वह मर जाएगा। और साथ वह याका से वादा करता है कि मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। कुछ देर बाद हम याका को पानी के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिस दौरान वह क्रीचर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंदर हूं, लेकिन मैं भूख के सामने मजबूर हूं। यहां क्रीचर यंका को अपनी मां के तौर पर स्वीकार कर लेता है, इसलिए यंका यहां से सीधा वापस जाने के लिए निकलती है, जहां एक ट्रक ड्राइवर उसको लिफ्ट देता है। रास्ते में वह ड्राइवर यंका को अपने बारे में कई सारी चीजें बताने लगता है, जिसकी बात सुनने में यंका को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दूर आगे जाने पर वह ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां वह ड्राइवर यंका से बोलता है कि तुम यहां अंदर जाकर अपने कपड़े बदल सकती हो, और उसकी बात मानते हुए यंका कपड़े बदलने के लिए चली भी जाती है। लेकिन हम जान पाते हैं कि उस ड्राइवर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह दो और लड़कियों को उसकी जगह बैठाकर ले जा सके। यहां उसके जाने के बाद यंका जब बाहर आती है तो उसे उस ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यहां यंका को यह लगने लगा था कि सारे मर्द ऐसे ही मतलबी होते हैं, जिस कारण वह फैसला करती है कि अपने बच्चे का पेट भरने के लिए यह किसी भी मतलबी और बुरे मर्द को मारने से नहीं कतराएगी, जो वो क्रीचर हमेशा से चाहता था। कुछ महीनों बाद हमें एक रेस्टोरेंट कैफे दिखाया जाता है, जहां एक रिचर्ड नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड रोजेट से मिलने और साथ ही लंच करने के लिए आया हुआ था। दरअसल रोजेट यहां पर रिसेप्शनिस्ट थी, और साथ ही इस जगह हम याका को भी देखते हैं। वो यहां वेटर के तौर पर काम करती है। यंका रिचर्ड को काफी अजीब तरह से देखती हुए नीचे चली जाती है, और यंका को देख रिचर्ड भी उसके पीछे नीचे जाता है, जहां अंधेरा होने की वजह से वह गिर पड़ता है। लेकिन तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड रोजेट आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में रिचर्ड बोलता है कि मैं वॉशरूम ढूंढते हुए यहां पहुंच गया, जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। जिनके जाते ही हम यंका को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसका साफ मतलब था कि यहां यंका रिचर्ड को मारकर उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। जिसके बाद उसी रात रिचर्ड रोजेट को घर छोड़ने के बाद वापस याका से मिलने के लिए आता है, जिसे इस तरह देख यंका के अंदर का क्रीचर उससे कहता है कि मर्द कितने बेवकूफ होते हैं, उन्हें फंसाना कितना आसान होता है। लेकिन यहाँ रिचर्ड यंका से कई सारी बातें करता है, जिस दौरान वह याका से बताता है कि अपने शुरुआती दिनों में मैं एक सर्कस में जोकर का काम करता था, और तब से किसी ने भी मुझको नहीं समझा, सभी मुझे बेकार समझते थे। यहाँ सर्कस की बात सुनकर यंका भी थोड़ा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह भी सर्कस में काम करती थी, इसलिए यंका रिचर्ड को ना मारने का फैसला करती है। यहाँ यह सब बातें करने के बाद रिचर्ड यंका को घर तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन यंका रिचर्ड को अंदर नहीं बुलाती है, जबकि रिचर्ड उसके साथ और भी वक्त बिताना चाहता था। पर यंका उसे यह कहकर वापस भेज देती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वहीं अगली सुबह जब रोजेट अपना काम कर रही होती है तो वह याका को फिर से नीचे जाते हुए देखती है, जबकि वहां यंका का कोई काम नहीं था, इसलिए रोजेट को उस पर थोड़ा शक होता है। उसी रात जब यंका घर वापस जा रही होती है तो उसके अंदर का क्रीचर उससे फिर से किसी इंसान के खून की मांग करता है, मतलब कि यंका को किसी ना किसी को जान से मारना होगा। इसलिए वह एक आदमी का पीछा करने लगती है, जिसे अपने पीछे आते देख वो आदमी समझता है कि यंका उसे पसंद करती है, इसलिए वह यंका के साथ रोमांस करने लग जाता है, जिस दौरान यंका एक ब्लेड की मदद से उसे मार डालती है। लेकिन तभी पास के क्लब से कई सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देख यंका मर रहे उस आदमी को किस करने लग जाती है, ताकि किसी को भी उस आदमी के मरने का पता न चले। और सभी के जाने के बाद यंका तुरंत वहां से भागकर वापस घर आती है, जहां रिचर्ड सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रहा था। और इसके बाद यंका और रिचर्ड साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं। पर बीच रात याका उठकर रिचर्ड के कपड़े से सिगरेट निकालकर पीने लग जाती है, जिस दौरान उसके अंदर का क्रीचर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इस हालत में सिगरेट पीना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ यंका एकदम से बौखला जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उससे ज्यादा इस क्रीचर का कंट्रोल है। इसलिए वह अपने पेट की तरफ एक चाकू करके इस क्रीचर से बोलती है कि अगर तुम इसी तरह से मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे तो मैं अपने साथ तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन यहाँ इससे पहले इन दोनों के बीच की बात पूरी हो पाती, वहां रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड यंका से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। मतलब कि रिचर्ड यहां यंका से शादी करना चाहता था, पर यंका उस क्रीचर के काबू में पूरी तरह से आकर आखिर में रिचर्ड को चाकू मार देती है। तभी वहां पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रोजेट आ जाती है, क्योंकि उसे शक था कि रिचर्ड यंका के साथ है। लेकिन यंका घबराई हुई थी, इसलिए वह कात देखकर रोजेट को किचन में बंद करके वहां से भाग जाती है, जबकि रोजेट बेचारी दरवाजा ही पीटती रह जाती है। जिस दौरान थककर जब वह फ्रिज को खोलती है तो उसमें रोजेट को रिचर्ड बंद मिलता है, जो उसे मदद मांग रहा था। और उसकी यह हालत देख रोजेट काफी बुरी तरह डर जाती है, जिसके साथ ही हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को एक टैक्सी में देखते हैं, जिसे यंका चला रही थी। यंका गाड़ी को एक जगह मोड़ देती है, लेकिन उस आदमी को वहां नहीं जाना था, इसलिए वह याका से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, पर वह उस आदमी की बातों पर बिना ध्यान दिए चलती जा रही थी।
दरअसल यहाँ यंका उस आदमी की बातों को इसलिए नजरअंदाज कर रही थी क्योंकि वह एक दूसरे आदमी का पीछा कर रही होती है जो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। यह देख टैक्सी में पीछे बैठा आदमी यंका को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यंका उसे मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह उस भाग रहे आदमी को भी गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा देती है और फिर वह एक धारदार हथियार से उसके गले पर वार करती है ताकि उस आदमी का खून आराम से बाहर निकले जिसे यंका पी पाए। लेकिन इसी बीच गाड़ी में पीछे बैठ आदमी को होश आ जाता है और वह यह सब देखकर बुरी तरह घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। जिन सबके अगली सुबह हम यंका को शहर में देखते हैं, जिस दौरान वह क्रीचर यंका से सवाल करता है कि क्या आप मुझे एक मां की तरह कभी प्यार कर पाओगी। इसके जवाब में याका उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे डरती भी हूं। इसी दौरान याका की गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी मदद के लिए एक आदमी सामने आता है। तभी यंका की हालत बिगड़ी हुई देख वह कार से जा रहे एक आदमी को रुकवा कर उसे यंका को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यंका अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, जबकि यंका हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है। इस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से ड्राइवर तो मारा जाता है, पर यंका बेहोश हो जाती है, जिसे जब होश आता है तो वह खुद को एक औरत के घर पर लेटा हुआ पाती है। दरअसल यंका नहीं चाहती थी कि इस क्रीचर और उसके बारे में किसी को भी कुछ पता लगे, इसलिए वह टेलीफोन के तार की मदद से उस औरत को भी मार डालती है, जबकि वह सिर्फ याका की मदद करने की कोशिश कर रही थी। वहां से निकलकर याका बाहर जाती है, जिस दौरान अपने अंदर के क्रीचर से बात करने पर उसे पता चलता है कि जल्दी ही वह इस क्रीचर को जन्म देने वाली है, और साथ ही क्रीचर ने उसे यह भी बताया होता है कि तुम मुझे सी यानी कि पानी के पास जन्म देना, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं जहां मैं अगले 2000 सालों तक और रहूंगा। फिर उसके बाद इंसानों को इस ग्रह से खत्म करके मैं ही इस पृथ्वी पर राज करूंगा। यह बात सुनकर यंका कहती है कि इंसानों के लिए यही सही भी होगा यहाँ, क्योंकि जल्दी ही उस क्रीचर का जन्म होने वाला था, इसलिए याका को उसके लिए और भी ढेर सारे खून का इंतजाम करना होगा। तो वह इंसानों का खून डिलीवर करने वाली मेडिकल वैन को लूटने का सोचती है, जिसके लिए यंका एक ऐसी ही वैन में चढ़कर गन दिखाकर सभी को उतरने के लिए कहती है, सिवाय एक आदमी को छोड़कर। इसके बाद वह आराम से वहां रखा सारा खून पी जाती है और गाड़ी को चलाकर सी की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान वही आदमी यंका पर हमला कर देता है और इसी अफरा तफरी के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां से याका को बचा लिया गया था और एक एम्बुलेंस में उसका इलाज किया जा रहा होता है। तभी वह क्रीचर याका की होश में आने में मदद करता है और यंका उठते ही सबसे पहले जबरदस्ती एक आदमी के मुंह में प्रेशराइज्ड गैस भर के उसे मार देती है। यहां उस आदमी की पूरी बॉडी किसी बॉम्ब की तरह फट गई थी। यह आवाज सुनकर एम्बुलेंस का ड्राइवर पीछे देखने के लिए आता है, जिसे भी यंका गैस सिलेंडर से मारकर भागती है, जहां यंका को जोर का दर्द होने लगता और आखिरकार वो इस क्रीचर को जन्म देती है जो किसी इंसान के बच्चे की तरह दिख रहा था। यहां से याका को सी की तरफ जाना था, तो वह एक आदमी की गाड़ी चुरा कर निकल जाती है, जहां जाने के दौरान वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, पर अब वह यंका की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसी बीच उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए यंका एक गैस स्टेशन में रुककर मदद मांगने की सोचती है, जिस दौरान वह क्रीचर एक आदमी को गाड़ी के अंदर खींच लेता है और यंका को इस चीज का एहसास हो जाता है, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी के पास आती है जिसमें एक आदमी मरा पड़ा था। साथ ही वहां पर क्रीचर ने बच्चे की खाल उतार दी थी और कहीं नहीं था। इस पॉइंट पर याका को अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरे इस पागलपन के कारण कितने मासूमों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है और आगे पता नहीं यह कितने और लोगों की जान लेगा। इसलिए याका खुद इस क्रीचर को रोकने का फैसला करती है। वह किसी अजीब सी चीज को वहां रुकी एक बस के अंदर जाते हुए देखती है, इसलिए यंका भी उसमें चढ़ जाती है, जिसमें सिर्फ लड़के मौजूद थे। वह सभी मिलकर यंका को परेशान करने लगते हैं, जबकि यंका उनसे लगातार कह रही थी कि इस बस में एक खतरनाक क्रीचर मौजूद है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और उसी वक्त एक लड़के की नजर उस ड्राइवर पर पड़ती है, जिसके सर पर वही क्रीचर लिपटा हुआ था। यह देख सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और क्रीचर अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुका था, इसलिए वह अपनी भूख मिटाने के लिए यंका को छोड़कर सभी पर हमला कर देता है। और इधर क्योंकि ड्राइवर मर चुका था, इसलिए यंका स्टीयरिंग व्हील संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उस क्रीचर के द्वारा वहां सभी को मरते हुए देखती है तो अपना फैसला बदलकर बस का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें यंका समेत बाकी सभी तो मारे जाते हैं, लेकिन वह क्रीचर बच गया था। साथ ही वह आखिर में इसी तक भी पहुंचने में कामयाब हो गया होता है, जिसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे RR एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।